हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्या वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Write short note on Article 14, 15 and 16 of the Constitution and Educational Provisions। इसमें क्या करना है, हमें जो शिक्षा और मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं इसके अनुच्छेद 14, 15, 30 और 51A को हमें इसमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। जो शिक्षा है वो शारीरिक व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारी जो जीवन शैली है उसको भी बेहतर बनाती है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है और जो मौलिक कर्तव्य है, भारत के संविधान की धाराएं हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो इन लोगों को दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि जो लोगों की ड्यूटीज़ हैं जिन्हें लोगों का भी सरकार संविधान के प्रति जो है वो देश के प्रति कुछ कर्तव्य होंगे जिन्हें उन्हें निभाना होगा। जो अपने नागरिकों के प्रति राज्यों के मौलिक दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों और अधिकारियों को निर्धारित करती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो जो संविधान की धारा है 14, 15 व 16 का संबंध इसी समानता के अधिकार के साथ है। यानी कि जो हमारे पास समानता का अधिकार है इससे ये कौन से में आता है, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसके अंदर आते हैं। 14, 15 व 16 ये तीनों इसी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आर्टिकल 14 हमारे पास क्या कहता है कि जो कानून है उसके समानता या कानून का समान संरक्षण करना। आर्टिकल 14 में क्या होगा हमारे पास कि जो कानून की समानता होगी और कानून द्वारा समान संरक्षण होगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट सा बना के इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और इसका अभिप्राय है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है। सभी समान परिस्थितियाँ होने पर सब पर एक समान कानून लागू होगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया है कि समानता एक गतिशील प्रत्यय है, इसे परंपरागत एवं सिद्धांतगत सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। तो जो व्यावसायिक शिक्षा संस्थान हैं जैसे कि जो व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है उनके संबंध में जो धारा 14 है इसके आधार पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रवेश संबंधी किसी भी योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाते हुए सर्वोत्तम व उच्चतम योग्यता वाले नागरिकों का चयन करना होता है। न्यायालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निवास के आधार पर सीटों का आरक्षण सीटों का आरक्षण किया गया है उसको अनुचित ठहराया है। तो न्यायालय के कुछ निर्णय इस प्रकार हैं। स्वीकृत कोटा से अधिक सीटों पर प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए कि मतलब जितनी सीट ये कर दी गई कि इतनी सीट, मान लो किसी कोर्स में 40 सीट हैं, ये फिक्स है तो 40 सीटों पर ही एडमिशन होना चाहिए, इससे अधिक सीटों पर एडमिशन नहीं होना चाहिए। तो न्यायालय किसी ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए बाध्य नहीं कर सकती जो उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से निर्धारित पात्रता संबंधी योग्यता नहीं रखता। संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर कुल स्थानों का 50% तक आरक्षित किया जा सकता है और हायर स्पेशलाइजेशन रिलेटेड कोर्सेज में किसी भी प्रकार के आरक्षण को अनुचित ठहराते हुए केवल योग्यता के आधार पर ही इनमें प्रवेश दिए जाने को उचित ठहराया। आर्टिकल 15 में हमारे पास आता है नागरिकों के प्रति भेदभाव का निषेध। तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत हमारे पास क्या आता है, जो आर्टिकल 15 का भाग ए है उसमें राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और जो भाग 3 है इसमें हमारे पास आता है राज्यों को जो राज्य में जो स्त्रियां हैं उनको और बच्चों को कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जा सकता है। यानी कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष अधिकार बनाए जा सकते हैं। भाग 4 में हमारे पास आता है जो पिछड़ी जातियां हैं इनके लिए विशेष प्रावधान हैं। तो इस प्रकार हमारे पास
धारा 15 के अनुसार राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा देने में समानता को अपनाएगा। राज्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य किसी शैक्षिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे सकता है। आर्टिकल 16 में हमारे पास क्या आता है कि संवैधानिक रोजगारों में अवसरों की समानता, यानी कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे रोजगार के क्षेत्र में। आर्टिकल 16 हमारे पास क्या कहता है, इसके भाग ए में बोला गया है कि रोजगार के अवसर का राज्य के अधीन किसी ऑफिस में नियुक्ति की गारंटी देती है। भाग 2 हमारे पास कहता है कि नागरिकों केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इनमें से रोजगार मतलब किसी भी आधार पर रोजगार या राज्य के अधीन ऑफिस में नियुक्ति के अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे, यानी कि सभी को समान रूप से रोजगार में समान अवसर दिए जाएंगे। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाग 3 में हमारे पास आता है संसद कानून बनाकर रोजगार के संबंध में राज्य या केंद्र की सीमा में निवास संबंधी योग्यता निर्धारित कर सकती है। इसके बाद हमारे पास भाग 4 में आता है कि राज्यों को अनुमति प्रदान करता है कि यह नागरिकों के पिछड़े वर्ग या वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है इनके लिए कुछ विशेष अधिकार बनाए, या फिर इनके लिए कुछ, जैसे किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 40 सीट्स हैं तो उनमें से कुछ % जो सीटें हैं ये केवल पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए ही रिजर्व हो। इसी प्रकार हमारे पास जो धारा 16 है इसके अनुसार जो शैक्षिक योग्यता रखने पर नियुक्ति के लिए नागरिकों में जाति, जन्म व निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आवश्यक समझने पर जो राज्य है वो कानून बनाकर रोजगार के संबंध में निवास स्थान संबंधी योग्यता निर्धारित कर सकता है। नौकरियों के लिए जो SC ST हैं इसके नागरिकों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में छूट का प्रावधान दिया जाएगा, यानी कि जैसे अगर कोई पोस्ट है मतलब कोई किसी जॉब के लिए परीक्षा दी, अगर उसमें 95% जो है वो कॉमन मार्क्स है, कितने सबके आने चाहिए, पर जो SC ST है उनको जैसे थोड़ा कंसेशन देना चाहिए। तो इनके लिए जो वो मार्क्स है 95 से कम, यानी कि 3-4 मार्क्स या फिर जितने भी हो सकते हैं वो इनके लिए उस नॉर्मल कैटेगरी से कम अंक निर्धारित किए जाने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो SC ST के नागरिक हैं इनको परीक्षाओं में उत्तीर्ण अंकों में छूट का प्रावधान हो जाएगा। इसका मतलब ये था। आर्टिकल 30 देखते हैं, इसमें 2 खंड हैं। धारा 30(1) का संबंध अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएं खोले व चलाए जाने के साथ है। धारा 30(2) के अनुसार राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में है। तो राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को दी जा रही सहायता सभी समुदाय द्वारा खोली गई शिक्षा संस्थाओं को दी जाएगी। किसी शिक्षा संस्था को सहायता देने के लिए राज्य इनकार नहीं कर सकता कि वह अल्पसंख्यक द्वारा चलाई जा रही है। जो आर्टिकल 31 है इसमें क्या कहा गया है हमारे पास कि देश के अंदर रहने वाले कुछ समुदाय भाषा या धर्म की दृष्टि से अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। शिक्षा संस्थाएं प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च किसी से भी संबंधित हो सकती हैं। अल्पसंख्यक एक सापेक्षिक शब्द है। एक वर्ग किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वही वर्ग दूसरे राज्य में भी अल्पसंख्यक हो। आर्टिकल 15A में हमारे पास 51A में हमारे पास आता है कि जो प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए इन कर्तव्यों को संविधान की धारा 51 में जोड़ा गया और इसे आर्टिकल 51A का नाम दिया गया। आर्टिकल 51A एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारे पास आता है कि संविधान का पालन करना इसके आदर्शों से। तो 51A में हमारे पास कहा गया कि प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए इन कर्तव्यों को संविधान की धारा 51 में जोड़ा गया और इसे आर्टिकल 51 का नाम दिया गया है। आर्टिकल 51A और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये क्या है हमारे पास आर्टिकल 15A और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर हमारे पास ये आती हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को मानना व उनका अनुसरण करना।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना और जब भी आवश्यकता हो राष्ट्र की सेना के लिए तैयार रहना, सामान्य भाईचारे की भावना व आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना और महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले कार्य न करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और सभी सजीव प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी खोजपूर्ण और सुधारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंडर आती हैं। तो इसके अतिरिक्त अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया गया है कि वे 6 से 14 आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। इसके बाद आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। समाजवादी देश मौलिक कर्तव्यों को बहुत महत्व देते हैं। कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हम सभी अपने लिए अधिक से अधिक अधिकारों की मांग करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारा अधिकार है वही दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। नागरिकों में यह बोध पैदा करने के लिए संविधान में इनको रखा जाना ज़रूरी है। तो संस्कृति की सुरक्षा व विकास के लिए भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है। इस महान सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा व विकास तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक नागरिक इसके प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझता। इसके बाद आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, संस्कृति की सुरक्षा व विकास के लिए, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, भाईचारे की भावना का विकास करने के लिए, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर भाव पैदा करने के लिए, महिलाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए और राष्ट्र सेवा की भावना के विकास के लिए, ये होते हैं हमारे पास इम्पोर्टेंस है किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अब जो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं इनको एक एक करके डिफाइन कर देंगे। महिलाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज अनेक कारणों से उसमें कमी आई है, अतः महिलाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए जो कर्तव्य है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनका बोध कराना आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए। भारतीय समाज प्राचीन रूढ़ियों व परंपराओं से जकड़ा रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में उनकी सोच को वैज्ञानिक बनाना आवश्यक है। संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य उन्हें इसके लिए प्रेरित करेंगे। टू मेक द पेरेंट्स अवेयर ऑफ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अभिभावकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, लेकिन इससे पूर्व इसे मौलिक कर्तव्यों में स्थान देकर अभिभावकों को उनके इस मौलिक कर्तव्य के प्रति सचेत किया गया है। तो एट लास्ट कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि धारा 14, 15 व 16 नागरिकों को शैक्षिक अवसरों में समानता का प्रावधान करती है। संविधान की धारा 30(1) व 30(2) भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी शिक्षा संस्थाएं खोलने, चलाने व राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार देती हैं। धारा 51(a) में वर्णित नागरिकों के ये मौलिक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सब का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना और शैक्षिक व रोजगार संबंधी अवसरों की समानता सुनिश्चित करना है। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और आप खुद भी अच्छे से इस वीडियो को देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए या फिर एज इट इज़ याद होता है तो याद कर लीजिए। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आया या नहीं। अभी हमारी ये यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट की शायद हमारे पास 1 या 2 वीडियो और बनेंगी, फिर यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।